हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने कल एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, जो कि करवाया गया था 21/3/2021 को मॉर्निंग सेशन में। तो ये जो एग्ज़ाम है ये स्टोर कीपर का है, तो जिसका पोस्ट कोड था 872। तो इसका 872 पोस्ट कोड था। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं जो इसका पार्ट 1 है, तो इसमें मैं आपके साथ जो शुरू के 100 क्वेश्चन है वही डिस्कस करूँगा। ये मेरे पास जो सीरीज़ थी वो सीरीज़ डी थी, सॉरी सीरीज़ सी थी, ए थी। तो मेरे पास जो सीरीज़ थी वो ए थी। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके पहले 100 क्वेश्चन जो इसमें मैं सेकंड पार्ट पे वीडियो बनाऊँगा, तो वो मैं उसमें जो बाकी के क्वेश्चन बचेंगे खाली 70, तो वो मैं आपके साथ वो भी डिस्कस कर लूँगा। तो पहले तो मैंने सोचा था कि जो ये वीडियो है मैं आपके साथ एज़ पर ऑफिशियल आंसर की मतलब बनाऊँ, तो लेकिन ऐसा है कि अभी मतलब हॉलीडेज़ होने के कारण आंसर की लेट आएगी, तो टाइम है तो मैं आपके साथ क्वेश्चन जो है पेपर जो है डिस्कस कर लेता हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर बात करें कि जो मोहनजोदारो था वो कौन सी नदी के किनारे स्थित था, तो वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर मैं किसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत बता दूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, तो मैं उसे पिन कर दूंगा। बाकी आप एक बार ऑफिशियल आंसर की से जो मेरे द्वारा बताए गए आपको आंसर है उन्हें एक बार ज़रूर मैच करिए। और आपको जो ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस का जो आंसर की का जो लिंक है वो मिल जाएगा। आपको कहीं आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक बार मैच भी ज़रूर करिए। तो उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद पद का अक्षरत अर्थ है। तो इसका जो अर्थ होता है कि समीप बैठना। तो उपनिषद का अर्थ होता है कि जैसे गुरु के समीप बैठ के ज्ञान अर्जित करना, तो उसे ही बोला जाता है उपनिषद। ठीक है। तो अगर बात करें कि वेद, तो वेद का क्या अर्थ होता है, तो वेद का अर्थ जो होता है वो ज्ञान होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो हुआ था नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पे। तो 100 क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना आपके साथ डिस्कस करूँ। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर कौन थे। तो महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अगर बात करें कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर थे। अगर बात करें कि जैन धर्म की स्थापना किसने करी थी या पहले तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे ऋषभनाथ। ठीक है। तो पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी स्थित तो जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र में स्थित थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि चरक प्रसिद्ध दरबार चिकित्सक थे। तो जो ये जो चरक थे वे कनिष्क के दरबार चिकित्सक थे। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि प्रथम ज्ञात गुप्त शासक था। तो आपको मैं बता दूं कि जो तो ये जो हमने एक और पेपर डिस्कस किया है जो सेम डेट को हुआ था 28/3/2021 को। तो शायद मैंने अभी थोड़ी देर पहले 21/3 बता दिया है, तो 28/3/2021 को ये एग्ज़ाम हुआ है। तो एक हुआ था डाटा एंट्री ऑपरेटर का जिसका पोस्ट कोड 868 था। तो उसका भी हमने जीके सेक्शन में जो है डिस्कस कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको वीडियोज़ में या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देखिए। और मैं बता दूं कि ये जो एक ही सेम डे एग्ज़ाम थे, तो ये मॉर्निंग में था और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का था वो इवनिंग में था। तो इन जो दोनों के क्वेश्चन थे वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन आपस में मैच किए। तो अगर किसी का एग्ज़ाम हो कभी, तो जो मॉर्निंग का जो एग्ज़ाम होता है तो 2 घंटे का बीच में टाइम होता है। तो एक बार उस पूरे एग्ज़ाम को ज़रूर देख के जाए, क्योंकि कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अगर सेम डे एग्ज़ाम है तो। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी रिपीट था। तो जैसे कि प्रथम ज्ञात गुप्त शासक था, तो जो प्रथम ज्ञात गुप्त शासक थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। बाकी अगर बात करें कि इसकी जो गुप्त साम्राज्य था इसकी स्थापना किसने करी थी, तो वो श्री गुप्त ने करी थी। लेकिन जो जानकारी मिली थी जिसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को ही बोला जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात यह है किन शासकों ने एलोरा के मंदिर बनाए थे। तो जो ये राष्ट्रकूटों ने एलोरा के मंदिर बनाए थे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। तो ये दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे ये तुर्क थे। उसके बाद बात करते हैं कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो जो लोधी वंश का संस्थापक था ये बहलोल लोधी था। अगर बात करें कि बहलोल लोधी थे, तो अगर बात करें कि जो इस जो लोधी वंश था इसका अंतिम शासक कौन था, तो ये भी पूछा जाता है। तो जो सबसे अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था।
तो इब्राहिम लोदी के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि इब्राहिम लोदी का जो मैं पानीपत का जो प्रथम युद्ध था जो 1526 ईस्वी में हुआ था, वो इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था, आप ये कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद बात करते हैं कि हुमायूं नामा लिखा था। तो जो हुमायूं नामा लिखा था वो गुलबदन बानो बेगम ने लिखा था, जो कि हुमायूं की बहन थी। और बात करें कि जो अबुल फजल ने क्या लिखा था, तो जो अकबरनामा था वो अबुल फजल ने लिखा था। अगर बात करें कि किस शासक ने जो अपनी जो जीवनी थी वो खुद लिखी थी, तो जो बाबर था, बाबर ने अपनी जो जीवनी खुद लिखी थी, बाबरनामा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे अधिक शक्तिशाली पेशवा था। तो जो सबसे अधिक शक्तिशाली पेशवा वो बाजीराव प्रथम था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर बात करें गुरुमुखी, तो गुरुमुखी लिपि है जो कि गुरु अंगद के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रथम भक्ति आंदोलन चलाया गया था। तो जो प्रथम भक्ति आंदोलन था वो चलाया गया था रामानुजाचार्य ने चलाया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में उग्रवादी आंदोलन के जनक थे। तो जो उग्रवादी आंदोलन के जनक थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करें कि स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो ये जो किया था पिंगली वांग्या ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। और काफ़ी बार इसका अनुपात भी पूछा जाता है। तो किस राशि राज्य पर प्रथम हड़प नीति लागू की गई थी। तो जो प्रथम हड़प नीति लागू की गई थी तो वो जो 17 पे की गई थी। तो ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें कि अवध, तो अवध पे जो कुशासन का आरोप लगा के इसको अपने साम्राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य ने मिला लिया था। तो अवध यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, यहाँ पे जो 17 राइट आंसर होगा, क्योंकि सबसे पहले बोला है ना प्रथम हड़प नीति जो लागू की गई थी, वो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करें किस वर्ष नमक सत्याग्रह हुआ था। तो जो नमक सत्याग्रह जिसे अश्विनी अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, तो ये 1930 में हुआ था। ऑप्शन बी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद बात करते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। तो जो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजा राम मोहन राय थे, जो कि तो इन्हें जो था कि राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो जो इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी वो एक राजा थे अकबर द्वितीय करके, तो उनके द्वारा इन्हें एक तो उन्हें उपाधि दी गई थी राजा राम मोहन राय को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि यंग इंडिया के संपादक थे। तो जो यंग इंडिया के संपादक थे वो जो पत्रिका थी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी जी थे। तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी डिस्कस करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना इनमें से क्या निर्दिष्ट नहीं है। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें न्याय भी है और भाईचारा भी है, भारतत्व जिसे बोला जाता है, और गरिमा की समानता भी, इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी, लेकिन इसमें बेशक मताधिकार का कहीं पे उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि मूलभूत अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। तो मूलभूत अधिकार जो राष्ट्रपति के द्वारा स्थगित किए जा सकते हैं जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम, जो अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 है वो स्थगित नहीं किए जाते हैं। बाकी उनके छोड़ के बाकी जो सारे जो मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो स्थगित किए जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है। तो राष्ट्रपति को जो पद की शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि कानून लागू करने का कार्य है। तो कानून जो लागू करता है, एग्जीक्यूट करता है, वो कार्यपालिका करती है। और अगर बात करें कानून कौन बनाता है, तो जो कानून बनाता है वो संसद, जो राज्यसभा और लोकसभा और जो राष्ट्रपति के लास्ट अनुमोदन से कानून बन जाता है। तो संसद जो है एक तरह से कानून बनाती है, जो लागू करने का काम है वो कार्यपालिका का है। तो बात करते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है और लोकसभा में 552 होती है। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण में आता है। तो जो जिला न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के नियंत्रण में आता है। उसके बाद बात करें 73वां संविधान संशोधन जो है, तो ये पंचायती राज से संबंधित था। और जो इसका जो बात करें कि कौन से ईयर में हुआ था, तो 1993 में ये संशोधन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन का प्रावधान है। तो ये जो है 3 प्रकार के, जिसमें कि नेशनल इमरजेंसी और राष्ट्रपति शासन और आपातकालीन वित्तीय आपातकाल। तो जो नेशनल इमरजेंसी है वो 3 टाइम लगी है, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत आती है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि राष्ट्रपति शासन जो कि है काफ़ी बार लग चुका है,
तो ये जो आता है 356 अनुच्छेद के तहत आता है राष्ट्रपति शासन। अगर बात करें कि वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल आता है जो अनुच्छेद 360 के तहत आता है, तो जो आज अभी तक हमारे मतलब भारत में एक बार भी नहीं लगा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग कब स्थापित किया गया था। तो ये जो स्थापित किया गया था 1992 में किया गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की नई आधिकारिक भाषा है। तो जो संयुक्त राष्ट्र की नई आधिकारिक भाषा है वो यहाँ पे अरबिक जोड़ी गई है, जो पहले इससे पहले 5 थी। तो जो 5 थी वो थी चाइनीज़, स्पेनिश, रशियन, इंग्लिश थी। तो यहाँ पे जो अरबिक एक और जोड़ी गई है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि भाटा, तो अब टोटल मतलब 6 हो गई हैं। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन कौन सी है वो। तो यहाँ पे जो इसकी जो यूनाइटेड नेशन की जो 6 लैंग्वेज है वो चाइनीज़ है, स्पेनिश है, रशियन है और अरबिक जो नई जोड़ी गई है। तो 4 ये हो गई, और इसके अलावा जो है वो इंग्लिश है, और एक बात करें कि फ्रेंच है। तो ये जो 6 यहाँ पे लैंग्वेज है इसकी टोटल अब हो चुकी है। तो उसके बाद बात करते हैं कि भाटा लो टाइड्स होती है। तो ये जो इवनिंग में एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी देखने को मिला था सेम क्वेश्चन। तो ये जो होती है वीक होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे कमज़ोर राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कौन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो ये जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा है, जो कि उसके बाद बात करते हैं कि जो मतलब टाइम जो कि समय निर्धारित रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारित रेखा वो है 0 डिग्री, जो कि ग्रीनविच से, लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। और एक ये है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा है वो कौन सी जो जलडमरू है, तो किसके पास ये पड़ती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो बेरिंग जल संधि है उसके पास ये पड़ती है। तो ये यहाँ पे 180 डिग्री देशांतर, यहाँ 32 का राइट आंसर होगा 180 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। तो जो आग्नेय चट्टान नहीं है वो डोलोमाइट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो डोलोमाइट है ये अपसादी चट्टान आती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक, तो ब्राज़ील यहाँ पे सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि जो भारत है वो चाय के उत्पादन में सेकंड नंबर पे है। अगर बात करें कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो जो चीन है वो चाय के उत्पादन में पहले नंबर पे है। चाय, मैं यहाँ पे चाय की बात कर रहा हूँ, कॉफ़ी की नहीं। तो उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि हाल ही में जो भारत में चाय उत्पादन में सेकंड स्थान है, तो इसमें जो गिरावट देखी गई है वो 9.7% की गिरावट देखी गई है। अभी जो कि भारत में जो चाय का उत्पादन होता था तो उसमें गिरावट देखी गई है 9.7% की। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये सेम क्वेश्चन भी जो देखने को मिला था जो इवनिंग में एग्जाम हुआ था डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो ये जो किया जाता है यूनिसेड के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में मुस्लिमों की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पे आपको 2 देश ऐसे हैं जिन्हें देख के ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे मुस्लिमों की जनसंख्या सबसे अधिक है, लेकिन जो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये काफ़ी टाइम पहले क्वेश्चन 2-3 बार इकट्ठे मतलब रेगुलर पूछा गया था कंटिन्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो जो सूर्य मंदिर है वो कोणार्क में स्थित है, उड़ीसा में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे स्थित है सूर्य मंदिर, तो जो शिमला में स्थित है, जो कि शिमला के नीरत में पड़ता है सूर्य मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ तवांग कश्मीर भारत का भूमि विवाद है। तो जो अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ ये विवादित है। सतलुज घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा स्थित है। जो शिपकली दर्रा स्थित है, जो कि जास्कर पर्वत श्रृंखला में पड़ता है, और तिब्बत के साथ ये जो कि किन्नौर और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। तो सतलुज घाटी में ये दरा स्थित है। उसके बाद बात करते हैं कि उत्खात भूमि स्थलाकृत विशेषता है बैडलैंड की, जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है तो वो किसकी विशेषता है। तो चंबल घाटी की विशेषता है। तो चंबल घाटी की ये विशेषता है उत्खात भूमि। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि लोनार झील स्थित है। तो लोनार झील जो अभी हाल ही में सुर्खियों में भी रही थी, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो सुर्खियों में इसलिए रही थी क्योंकि इसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है इसके संरक्षण के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी जो है ये जो कि ब्रंश घाटी में बहती है, और जो कि अपना अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि भारत का पहला जल विद्युत शक्ति संयुक्त
जल शक्ति संयंत्र स्थापित हुआ था? तो ये जो हुआ था शिव समुद्रम था। अगर बात करें कि किस नदी पे, तो कावेरी नदी पे। अगर आपको इसकी डिस्ट्रिक्ट मालूम है कि स्टेट मालूम है कि कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में स्थापित किया गया था, तो आप कमेंट जरूर करिए। बाकी अगर नहीं आपको मालूम है तो आप सर्च कीजिए, अगर फिर भी मालूम नहीं पड़ता है तो मैं मुझसे पूछिए कमेंट करके, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। उसके बाद बात करते हैं किस में उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा होती है? तो ये जो होती है तमिलनाडु में होती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सा क्षेत्र जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से घिरा है? तो पश्चिमी घाट है। भारत में कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो इसकी जो जूट राइट आंसर होगा, तो इसे थोड़ा क्रॉस चेक कर लीजिए सी और डी में से, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन सी राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं भारत में सबसे महंगी चाय कहाँ उगाई जाती है? तो ये जो दार्जिलिंग की जो सबसे महंगी चाय है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि नमदपनाह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो खेतड़ी जो कि राजस्थान में पड़ता है, एक प्रसिद्ध है तांबे के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा लाख उत्पादक राज्य है? तो ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये झारखंड का है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो अर्थतंत्र में श्रम की आपूर्ति निर्भर करती है? तो ये जो करती है जनसंख्या पर करती है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सा संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है? तो जो संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है वो स्याही और फाउंटेन पेन है, क्योंकि पेन के साथ ही स्याही, मतलब जो रिफिल होती है उसमें स्याही भर के पेन के साथ सेल की जाती है। तो इन्होंने संयुक्त सप्लाई का उदाहरण बोला है, तो ऑप्शन इस हिसाब से बी राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि एक वे जो किया जाता है और पुनः प्राप्त नहीं हो सकता कहलाता है? तो डूबत कर, जिसे संक कोस्ट बोलते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो किसके अंतर्गत संपूर्ण बाजार में समान मूल्य प्रचलित रहते हैं? तो जो अगर मोनोपोली होगी तो सभी अपने हिसाब से, मतलब अपना मनचाहा किसी भी वस्तु की कीमत वसूलेंगे। तो लेकिन जो मोनोपोली होती है, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जो प्राइजेस है वो समान रहते हैं, क्योंकि कोई अपनी नहीं चला सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि जो कंपटीशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसे प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि एक देश में श्रम, भूमि और पूंजी की सेवाओं के लिए प्राप्त आय की कुल धनराशि कहलाती है? तो जो इनसे आय की बात हो रही है, तो सकल घरेलू आय, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रवर्तित होते हैं? तो ये जो सरकार होती है, भारत सरकार, तो इसके द्वारा। और बाकी मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम था काफ़ी ज़्यादा, इसका जो लेवल था वो इजी था, तो इसकी जो कट ऑफ है वो 70 प्लस में जाएगी मिनिमम। मैं बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी जा सकती है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जो स्टोर कीपर 756 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आप देख सकते हो कि कैंडिडेट्स ने कितनी एक्यूरेसी लेके आए हैं। ठीक है, और इतनी एक्यूरेसी लेके आना, चाहे एग्ज़ाम आसान हो चाहे टफ़ हो, तो यह कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो चुका है, हर कैंडिडेट तैयारी में लगा हुआ है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि सरकार की व्यय, कराधान तथा ऋण प्राप्ति नीतियाँ कहलाती हैं? तो ये जो कहलाती है राजकोषीय नीति। तो ये सेम दो जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन देखने को मिला था। कौन सा बिक्री कर का उदाहरण है? तो इनडायरेक्ट कर जो है बिक्री कर का उदाहरण है। तो नेक्स्ट है कि एक देश का व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है? तो ये होता है इम्पोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पे निर्यात से आयात बढ़ता है। उसके बाद पेड़ की उम्र निर्धारित की जाती है? तो उसके वृद्धि वल्य से, ग्रोइंग रिंग से उसकी आयु निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु द्वारा उत्पन्न हानिकारक पदार्थों को क्या कहते हैं? तो ये जो कहते हैं टॉक्सिन्स बोलते हैं। ईस्ट क्या है? तो ईस्ट जो है फंगी है, कवक। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं भूमिगत तना है। तो जो भूमिगत तना है वो ऑप्शन ए है अदरक, क्योंकि जो अदरक है वो तने में आता है, बाकी जो मूली और कंद ये जड़ में आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि पशुपालन के साथ कृषि क्या कहलाती है? तो जो पशुपालन के साथ कृषि मिश्रित कृषि कहलाती है। और जैव मंडल में सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? तो ये जो डिजर्ट में मरुस्थल, यहाँ पे राइट आंसर होगा। कौन सा अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो जो लीफी एंटेटिटर जो है राइट आंसर होगा 67 का बी। और नेक्स्ट बात करते हैं कि रेशेदार खाद में सम्मिलित है? तो जो सेलुलोज यहाँ पे राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि एक आदमी जिसे वर्णांधता है उसे लाल रंग दिखेगा? तो उसे काफ़ी तरह के जो मतलब रंग दिखाई देते हैं, लेकिन जो लाल रंग है उसे मैक्सिमम हरे कलर का दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आयोडीन की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से गैटर रोग होता है, जिसे गेंगा रोग कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो जो बेरी रोग है विटामिन बी की कमी से होता है। जो स्कर्वी है विटामिन सी की कमी से होता है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अगर आप क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो शॉर्ट वीडियो देखना ही पसंद करते हैं, क्योंकि अपनी तैयारी के लिए कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो तो है नहीं कि जितनी चाहे लंबी बना दो, क्योंकि हर टाइम की शॉर्टेज होती है पढ़ाई में।
तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल होता है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिनों का होता है। तो स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो यकृत होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो मादा घोड़ी और नर गधा के बीच संकरण कहलाता है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, म्यूल कहलाता है। तो डेंगू फैलता है, तो जो डेंगू है वो मच्छर से फैलता है। कौन सा सबसे छोटा पक्षी है, तो जो सबसे छोटा पक्षी ह्यूमिंग बर्ड है। और उसके बाद बात करें कि विशिष्ट ऊष्मा का किसमें सबसे अधिक मूल्य होता है, तो पानी में इसका मूल्य होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि बाकी मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, और हो सके तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिए। उसके बाद बात करते हैं कि ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, तो ऊष्मा प्रवाह की जो दिशा निर्भर करती है उसके टेम्परेचर पे करती है। तो श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो जो इसे विभाजित करने के लिए प्रयुक्त होता है प्रिज्म होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। ध्वनि की तारतम्य किससे ज्ञात होती है, तो ये जो होती है आवृत्ति से होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद कि यदि दूध से क्रीम निकाली जाती है तो उसका जो घनत्व है वो बढ़ता है, तो इंक्रीज होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियोधर्मिता प्रदर्शित नहीं करता है, तो एल्युमिनियम नहीं करता है, थोरियम, यूरेनियम और पोलोनियम करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। लोहे को गैल्वेनाइजेशन करने के लिए मुख्यतः प्रयुक्त होती है, तो जिसे बोलते हैं तो जिंक होती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो स्वर्ण को घोलने के लिए प्रयुक्त अम्ल है, तो जो एक्वेरेजिया राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। सिनाबार एक ऐसा खनिज है, तो ये जो ऐसा खनिज है मरकरी का है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है लेड और मरकरी में, तो मरकरी का यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि सोडा वाटर में होता है, तो सोडा वाटर में जो CO2 भरी होती है। उसके बाद यहाँ से HPG के शुरू होता है कि तिब्बत की किस दिशा में हिमाचल प्रदेश स्थित है, तो ये जो स्थित है, क्वेश्चन थोड़ा आप देख के पढ़ा कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी यूट्यूबर्स जो है वो कैंडिडेट्स को या तो गलत ही ज़्यादा, मतलब काफ़ी गलत ही आंसर बताए जा रहे हैं, तो ऐसा होता है कि इससे दिक्कत आती है फ्रेशर के लिए। या तो आप उस आंसर के लिए मतलब आप श्योर हो, या फिर आप उस जब वो अगर आपने बाई चांस गलती से बता दिया है तो आप उसके जो कोई कैंडिडेट्स अगर उसे करेक्ट करके कमेंट करता है तो आप उसे पिन कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जो है वो ऑफिशियल आंसर की से नहीं मैच करते हैं अपने आंसर। तो बाकी ऐसे ही होगा, मैं आगे से जो भी मैं आपके साथ को ओल्ड एग्ज़ाम डिस्कस किया करूँगा वो एज़ पर ऑफिशियल आंसर की क्या करूँगा, क्योंकि इससे जो फ्रेशर है वो मिसगाइड नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती है, वो सोचते हैं कि जो यूट्यूबर बता रहा है वो ही राइट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब आप किसी भी यूट्यूबर का चाहे कितने ही उसके मतलब सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वो क्वेश्चन गलत बता ही देता है। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि मैं आगे से जब भी कोई भी एग्ज़ाम होगा तो या कोई ओल्ड एग्ज़ाम, तो मैं उसका जो डिस्कस करूँगा वो एज़ पर ऑफिशियल आंसर की ही डिस्कस करूँगा, इससे कोई मिसगाइड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मेरा एक मतलब मेरी खास बात यह है कि जो मैं उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं PDF का लिंक दे देता हूँ आंसर की के। तो बात करते हैं कि तिब्बत की किस दिशा में हिमाचल प्रदेश स्थित है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब जो यूट्यूबर्स ने पूर्व बताया है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो पश्चिम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो तिब्बत की किस दिशा में पूछा जा रहा है, ना कि तिब्बत किस दिशा में है, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। और नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कौन सी झील स्थित है, तो जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है वो कौन सी झील स्थित नहीं है, तो करेरी है जो कि कांगड़ा में पड़ती है, लेकिन गड़ासारू, लामाडल झील और खजियार ये चंबा में पड़ती है। तो ब्यास नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पे जो मूल गांव है ये ब्यास की सहायक नदी नहीं है। उसके बाद जो सोलांग, मनालासू और सुजोइन ये सहायक नदियाँ हैं। तो हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र है तो 55,673 वर्ग किलोमीटर आपको टिप्स पे होना चाहिए। उसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेश का राज्य है पशु है, तो बर्फानी तेंदुआ है। और हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है, 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में कुल प्रशासनिक मंडल 3 है, जो कि शिमला, कांगड़ा और मंडी है। अगर बात करें कि जो सबसे छोटा है वो कांगड़ा है, अगर सबसे बड़े की बात करें तो वो मंडी है, ठीक है। तो आप इनमें कितनी डिस्ट्रिक्ट तीनों में आती है, तो अगर आप अपनी तैयारी को सही करना चाहते हो तो आप कमेंट करिए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के स्थान पर 84 मंदिरों का समूह है, तो जो भरमौर में 84 मंदिरों का समूह है, चंबा के भरमौर में। नेक्स्ट बात करते हैं कि मणिकर्ण गर्म पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये जो कुल्लू में स्थित है। तो जो रेहला है वो कुल्लू में ही पड़ता है, तो आप कमेंट करके बताइए कि वो गर्म पानी का चश्मा है या ठंडे पानी का चश्मा है, ठीक है।
क्योंकि कुल्लू में जो मैक्सिमम गर्म पानी के चश्मे हैं, तो आप कमेंट करिए कि वो ठंडे पानी का चश्मा है गर्म पानी का। हिमाचल प्रदेश में लेडी ऑफ केलांग क्या है, तो हिमाचल प्रदेश में लेडी ऑफ केलांग एक हिमनद है। अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश में हिमनद को, ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर को सिगड़ी के नाम से जाना जाता है, सिगड़ी। और हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है उसको नाम दिया जाता है बड़ा सिगड़ी। सिरमौर राजसी राज्य के संस्थापक थे, तो सिरमौर राजसी राज्य के संस्थापक राजा रसालू थे। आधुनिक समय में त्रिगत घोषित करता है, तो ये जो करता है कांगड़ा को करता है। बुशहर राज्य के अंतिम राजा कौन था, तो जो बुशहर राज्य का अंतिम राजा पदम सिंह थे। तो भारत पाक शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1972 में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं कि भागद रियासत की राजधानी थी, तो जो भागद रियासत की राजधानी वो सोलन थी, लेकिन बाद में शायद कुछ अर्कीव इसमें देखने को मिला, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, ऑप्शन आंसर की का वेट करिए, लेकिन जो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, सोलन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के अंतिम न्यायिक आयुक्त कौन थे, तो जो ओपी ओम प्रकाश थे, ये अंतिम न्यायिक आयुक्त थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा, और जो पोस्ट कोड उसका 868 का जो 868 का जो कंप्यूटर सेक्शन बचा है, तो वो भी मैं आपके साथ जल्दी डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।